हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 हिंदी बुक का, जो गुड बुक का चैप्टर नंबर 7 है, परंपरा का मूल्यांकन, जो कि रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। इसके सारे ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, उसको आज करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चंस को, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है रामविलास शर्मा, बी दिया है अमरकांत, सी दिया है नलिन बुलंद शर्मा, और डी दिया है महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा। देखिए यहाँ पे क्या है कि केवल ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, और जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होगा, जो यहाँ पे आपका जो थ्योरी क्लास होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और व्याकरण का बहुत ही शानदार सेशन आने वाला है, तो उसको के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? कह रहा है क्या प्रगति प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ऑप्शन दिया है धर्म के ज्ञान से, ऑप्शन बी दिया है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन सी दिया है कला के ज्ञान से, ऑप्शन डी दिया है इतिहास के ज्ञान से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, साहित्य की परंपरा से ज्ञान से। थोड़ा यहाँ पे हम पेन कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा पेन अभी सेलेक्ट हुआ नहीं। हाँ देखिए यहाँ पे, प्रगति की आलोचना के किसका विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, यानी साहित्य की परंपरा का ज्ञान से क्या होता है? प्रगति आलोचना का विकास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है, अगला प्रश्न 3 नंबर है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचक कौन है, यानी उसका रचनाकार कौन है? ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है यचींद्र मिश्रा, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा, गुड़ाकर मूल्य। तो इसके जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा। देखिए यहाँ पे रामविलास शर्मा जी का पिक्चर दिया है, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इनके जीवनी से बारे में भी, इनके जीवनी के बारे में भी चर्चा किया जाएगा, तो उसका भी यहाँ पे डाला गया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे चैप्टर से भी प्रश्न डाला गया है। तो चैप्टर बहुत ही शानदार होने वाला वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए उनका परंपरा का मूल्यांकन में व्यक्त जो है रामविलास शर्मा के चिंतन इसमें व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है अपना? अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है तार सप्तक। ठीक है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? यानी तार सप्तक जो एक नामक पुस्तक है, इसमें कितनी मतलब कवियों की कविताएं संकलित है? ठीक है, तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 7। ठीक है, यानी तार सप्तक, यानी तार, यानी देखिए सप्तक मतलब 7। ठीक है, यानी तार सप्तक मतलब क्या है कि एक पुस्तक है, इसमें कितने कवियों के कविताएं संकलित है? तो यानी 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है। करें यहाँ पे, साहित्य की परंपरा का पूरे ज्ञान किसकी व्यवस्था में हो संभव है? ठीक है, यानी साहित्य की परंपरा का पूरे ज्ञान किसकी व्यवस्था में संभव संभव है? ठीक है, तो यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था में, ऑप्शन बी दिया है जातिवादी व्यवस्था में, सी दिया है समाजवादी व्यवस्था में, और डी दिया है भौतिकवादी व्यवस्था में। तो इसके जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था में क्या होगा? तो यहाँ पे साहित्य की परंपरा का पूरे ज्ञान मतलब व्यवस्थित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? देखिए इनके जन्म से रिलेटेड, इनके जीवनी से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से कम 2-4 नंबर का प्रश्न आता ही आता है। तो इसको स्किप करना बहुत ही मतलब बड़ी गलती हो गई। ठीक है, तो इसको देखिए 6 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को, 20 सितंबर 1913 को, 25 सितंबर 1914 को, और 10 अक्टूबर 1911 को। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 10 अक्टूबर 1912 को। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। ठीक है, ये बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका आंसर आप कमेंट में देना है। क्या कर रहा है? साहित्य, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। प्राधीन, जड़, प्रजातंत्र, स्वाधीन। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्वाधीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे मिस्टेक, ठीक है, लिख देते हैं हम स्वाधीन। ठीक है, स्वाधीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्वाधीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? ठीक है, तो आपके प्रश्न होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको आप क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है, अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, इनके जीवनी पढ़े होंगे तो मालूम होगा, तो इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक है, आंसर इसके कमेंट में देना है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न क्या?
अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, वायरन। वायरन किस भाषा के कवि है? वायरन जो है किस भाषा के कवि है? ठीक है, अरे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो फिर वायरन किस भाषा के कवि है? तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अंग्रेजी। वायरन देखिए, वायरन से नाम से समझ में आ रहा है कि अंग्रेजी नाम ही है, ठीक है। तो वायरन किस मतलब भाषा का कवि है? तो अंग्रेजी भाषा के, ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? यानी साहित्य में जो है विकास प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? तो यहाँ पे देखिए, समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी समाज की तरह, ठीक है। समाज की तरह क्या होती है? समाज की तरह यहाँ पे विकास प्रक्रिया होती है, ठीक है, साहित्य में। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा के मूल्यांकन में किस विधा की रचना है? परंपरा के मूल्यांकन में किस विधा की रचना है? यानी मतलब किस विद्या में लिखी है? कहानी है, निबंध है, ऑप्शन नंबर सी दिया समरण है, ऑप्शन नंबर दी जाए लघु कथा है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी निबंध है, ठीक है। कहानी, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? एक हमारा निबंध है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? ऑप्शन यहाँ पे दिया, ए नंबर ऑप्शन दिया है दूधनाथ सिंह, बी नंबर दिया है रघुवीर सहाय, सी नंबर दिया है रामविलास शर्मा और डी नंबर दिया है मुक्ति बोध। तो इसके जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी, यानी रामविलास शर्मा, ठीक है। रामविलास शर्मा, निर्मला की साहित्य साधना इनकी कृति है, इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। निराला की साहित्य साधना इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने? ठीक है, यानी रामविलास शर्मा जो है किस संस्था के निर्देशक बने? यहाँ पे एक रेफ होना चाहिए, ठीक है। किस संस्था के निर्देशक बने? यहाँ पे कह रहा है के एम हिंदी हिंदी संस्था, जे एम हिंदी संस्था, हिंदी साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय भाषा परिषद। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी के एम हिंदी संस्था, ठीक है। यानी के और एम, ठीक है। के एम हिंदी संस्था के क्या बने थे? तो यहाँ पे उनका संस्थापक और निर्देशक बने थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? ठीक है, निराला की साहित्य रचना कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं कौन? तो यहाँ पे लिखे हैं रामविलास शर्मा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनका निराला की जो साहित्य साधना, इसे प्रश्न पिछले एग्जाम में बना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बना था। निराला की साहित्य साधना जो यहाँ पे किन के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे इनके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे किसके द्वारा? तो रामविलास शर्मा के द्वारा। और कह रहा है क्या, इसमें कितने खंडों में रचित है? यानी कितने खंडों में इसको करके मतलब लिखा गया है, ठीक है। 2, 3, 4, 5। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3 खंडों में, ठीक है। निर्मला की साहित्य साधना 3 खंडों में विभाजित किया गया है, यानी 3 खंडों में उसको रख के क्या किया गया है? लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, एथेंस। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? ठीक है, यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एस यानी जीएस का भी क्वेश्चन है, ठीक है, जीके जीएस का भी क्वेश्चन है, इसे भी आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। यानी एथेंस महादेश में स्थित है, यूरोप महादेश में, एशिया महादेश में, अमेरिका महादेश में, ऑस्ट्रेलिया महादेश में। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में क्या है? सॉरी, यूरोप महादेश, वही यूरोप महादेश, यूरोप महादेश में जो एथेंस स्थित है, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर 16 प्रश्न है, प्रेमचंद्र और उसका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद्र और उसका युग किसकी रचना है? यहाँ पे प्रेमचंद्र की, यहाँ पे क्या करें, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर जी की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रामविलास शर्मा की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रेमचंद्र और उनके युग। देखिए प्रेमचंद्र तो मतलब एक खुद में एक कवि थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया भी, ऑप्शन में भी दिया है, देखिए कैसे फंसाने का काम किया है कि प्रेमचंद्र ऑप्शन में भी दिया है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन में भी दिया है। तो आप यहाँ पे गलती से अगर मतलब थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो क्या करेंगे आप? ये ऑप्शन मार के चलेंगे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा की ने प्रेमचंद्र और उसका युग लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 17 लैटिन कवि है, लैटिन कवि कौन थे? ठीक है, लैटिन कवि कौन थे? ठीक है, अगर वर्जिल, यहाँ पे कह रहा है वारसन, यहाँ पे कह रहा है शेक्सपियर, यहाँ पे कह रहा है रेनर मरियन रहीके, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्जिल, ठीक है। वर्जिल जो थे कौन थे? लैटिन कवि थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे परंपरा का जो मूल्यांकन है ना, इसमें अलग अलग देशों के कवि के बारे में, उनके परंपरा के बारे में, परंपरा देखिए, परंपरा मतलब वही परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, इससे समझ में आता है कि परंपरा का इसमें इस चैप्टर में मूल्यांकन किया गया है, ठीक है। चलिए आप इसका 17 नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था? विलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था? अब देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। तो इसकी जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है। कहाँ से उन्होंने बीए किए थे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 19वां प्रश्न है, अज्ञे ने तार सप्तक संपादित किया। अज्ञे ने जो है, अज्ञे कवि है जो, उन्होंने क्या तार सप्तक, यानी तार चार सप्तक
कवियों का है कविता संग्रह है, तो 7 याद रखिएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है क्या वो कब पर संपादित किया था? 1941 में, बी नंबर 1943, नंबर 1945 में, डी नंबर 1947 में। तो इसके जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1943 में, ठीक है। 1943 में तार सप्तक जो है, तार सप्तक का क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। और 7 कवियों ने, मतलब उनके 7 कवियों की रचना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना रचना के रचनाकार है। देखिए प्रश्न रिपीट है लेकिन प्रश्न चेंजिंग है। देखिए इसका भाषा क्या है, कह रहा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। कौन रचनाकार है? तो यहाँ पे अभी बताया कि हम लोग रामविलास शर्मा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में किस विभाग में अध्यापक कार्य किया था, ठीक है। रामविलास शर्मा जो लखनऊ विश्वविद्यालय था वहाँ पे किस विभाग में कार्य किए थे? संस्कृत विभाग में, हिंदी विभाग में, इतिहास विभाग में, अंग्रेजी विभाग में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अंग्रेजी विभाग में। किस विभाग में काम किए थे? तो अंग्रेजी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 22वां प्रश्न है, कह रहा है किन लोगों के लिए साहित्य परंपरा की ज्ञान सबसे आवश्यक है, यानी किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है। लेखक के अनुसार बताया जा रहा है, कह रहा है कि जो लकीर के फकीर है, जो रूढ़िवादी है, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्य बनाना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? अभी ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है। इस प्रश्न को पीछे कर चुके हैं, तो इसका कमेंट में आपको जवाब देना है 23 नंबर ऐसे हैच लिख के, और लिखना है 23, इसका ऑप्शन नंबर इतना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका? देखिए यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे भूमिका होना चाहिए, ठीक है। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? यहाँ पे कह रहा है प्रगतिशीलता मनुष्य की, यहाँ पे कह रहा है भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमी मनुष्य की, पूंजीपति मनुष्य की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रतिभाशाली मनुष्य की, ठीक है। प्रतिभाशाली मनुष्य की क्या है? तो ये बहुत ही साहित्य निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 24 प्रश्न हो गया। देखिए प्रश्न को थोड़ा जल्दी जल्दी कराया जा रहा है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको रिवीजन करना है तो फिर वीडियो को दोबारा चला के देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आपको मात्र 1-2 बार वीडियो देखने के बाद इससे एक भी टॉपिक से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है, एग्जाम हो या कहीं भी टेस्ट हो, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न हो गया। 25 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा ऐसे गुलाम देश था जिनकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? देखिए अब ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा देश है, ठीक है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था कह रहा है जिनकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था। देखिए एक गुलाम देश था, कौन गुलाम देश था? गुलाम देश। और उसने क्या किया, पूरे यूरोप के जो है ना उसको प्रभावित कर दिया था, ठीक है। तो आप कह रहे हैं भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एथेंस, ठीक है। एथेंस जो था ना एक देश था, वहाँ पे क्या हुआ था कि पूरे यूरोप सभ्यता को भी प्रभावित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं अविच्छिन्न के शब्द का आर्थिक अर्थ है। अविच्छिन्न शब्द का आर्थिक अर्थ है क्या है? खंडिता, अटूट, प्रवाहित, ठहराव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अटूट, अटूट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 27 नंबर, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों में आपसी में बहुत हुआ, ठीक है। यानी कहा गया कि किस रूसी क्रांति के बाद रूसी, गैर रूसी और रूसियों में जातियों में आपस में बहुत बड़ा हुआ? 1915 क्रांति, 1901 क्रांति, 1917 क्रांति, 1918 क्रांति। सबसे नंबर सी हो जाएगा, 1916 क्रांति था, उस समय क्या परिवर्तन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आदमी, अति प्राचीन, मनुष्य, इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी अति प्राचीन, ठीक है, अति प्राचीन। आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन, ठीक है, इतिहास का शब्द है आदिम, और इसका अर्थ होता है अति प्राचीन, यानी सबसे बहुत ही पुराना वस्तु, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, कह रहा है कि शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? देखिए रामविलास शर्मा जी को, इनको पुरस्कार जो मिला था, इनको पुरस्कार जो मिला था, उनकी राशि किसको दे दिए थे? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी भारत सरकार को, ठीक है। यानी जो शर्मा जी को पुरस्कार मिलता है उसको किसको दे दिए थे जी? तो भारत सरकार को दे देते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 30वां प्रश्न, और
वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन यहाँ पे लिख देना है इसे 30 और यहाँ पे जो भी इसका ऑप्शन सही होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके लिए 2 होमवर्क है, होमवर्क प्रश्न है, इसको आप जरूर कमेंट में लिखिए और वीडियो कैसे लगी इसको भी बताइए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके, ठीक है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है और नेक्स्ट ऐसे बहुत ही शानदार शानदार वीडियो लाने के लिए में भी हमें हेल्प करता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।